हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में शशि देशपांडे का वर्क दैट लॉन्ग साइलेंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस वर्क के बारे में। देखिए, दैट लॉन्ग साइलेंस वाज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश। ओरिजिनली ये इंग्लिश में लिखा गया था एंड मेड इट्स डेब्यू इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1988। यानी ओरिजिनली ये लिखा गया इंग्लिश के अंदर और इसकी शुरुआत 1988 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, जिसे पब्लिश किया गया रेनाउड फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस विरागो प्रेस इन लंदन के द्वारा। फॉलोइंग इट्स इंटरनेशनल रिलीज, यानी इंटरनेशनल रिलीज हो गया इसका, और उसके जस्ट बाद में 1 साल बाद में ही 1989 में इंडिया के अंदर भी ये पब्लिश हो गया पेंगुइन बुक्स इंडिया के द्वारा। दैट लॉन्ग साइलेंस इज वाइडली रिगार्डेड एज शशि देशपांडे's मैग्नम ओपस, इट मीन्स मास्टरपीस। यानी दैट लॉन्ग साइलेंस जो है ना, ये शशि देशपांडे का मास्टरपीस माना जाता है। द नॉवल इज एन अटॉप्सी ऑफ अ मैरिज। अटॉप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, यानी एक शादी जो होती है ना, उस शादी का पोस्टमार्टम सा करके रख दिया, जैसे इस पूरी की पूरी नॉवल के अंदर शादी जो है, दो करेक्टर है, हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे उन हस्बैंड वाइफ के बीच में लाइफ में क्या रहा है वो सारा आप इसके अंदर देखेंगे नॉवल में। डिसेक्टिंग द साइलेंस दैट ग्रोज बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ नोट आउट ऑफ हेटर्ड, कि पति पत्नी के बीच में एक शांति, एक साइलेंस सी आ गई है, वो इस वजह से नहीं कि नफरत है, बट आउट ऑफ द शीर वेट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो चलिए अब शशि देशपांडे के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम कहानी को समझेंगे। ठीक है, देखिए शशि देशपांडे का बर्थ सबसे पहले बताया गया है। शशि देशपांडे का बर्थ जो हुआ वो अगस्त 1938 में हुआ था, धारवाड़ के अंदर, कर्नाटका में। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड की अपन बात कर लेते हैं। फैमिली बैकग्राउंड की अगर देखें तो एक डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके जो फादर थे वो रिनाउड कन्नड़ ड्रामेटिस्ट थे और संस्कृत के स्कॉलर थे, जिनका नाम था अद्य रंगाचार्य, नोन बाय हिज पेन नेम श्रीरंगा। श्रीरंगा के नाम से जाने जाते हैं। शी लर्नड अ बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। इकोनॉमिक्स और लॉ के अंदर इन्होंने बैचलर डिग्री ली। लेटर बाद में शी परस्यूड अ मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ली। शी ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। इन्होंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी किया फ्रॉम द भारतीय विद्या भवन मुंबई। डिस्पाइट हर क्वालिफिकेशन इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स, लॉ और इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने क्वालिफिकेशन ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद देशपांडे इनिशियली वर्कड एज ए जर्नलिस्ट फॉर मैगजीन ऑनलुकर। लंदन इन्फ्लुएंस क्या था इनका कि 1960s के बाद की बात है। शी लिव्ड इन लंदन विद हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के साथ लंदन चली गई, वहाँ रहने लगी। इनके हस्बैंड का नाम डॉक्टर D.H. देशपांडे था, जो कि पैथोलॉजिस्ट थे एक। इनके 2 बेटे और ये और इनके हस्बैंड ये लंदन रहने लगे। और इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि भारत से दूर हो गई थी, इंडिया से दूर हो गई थी, और उस टाइम पे इन्होंने फील किया कि इन्हें लिखना चाहिए, इनिशियली एज अ वे टू कैप्चर हर मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। जो भी भारत के अंदर इनकी यादें रहीं, जो भी इनके अनुभव रहे, वो इनका लिखने का मन हुआ और वो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। डेब्यू इनका कहाँ से हुआ? हर लिटरेरी करियर फॉर्मली बिगन विद शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी के साथ बिगन हुआ था इनका लिटरेरी जो करियर है वो, और वो भी 1970s की बात है। इनका फर्स्ट कलेक्शन आया था शॉर्ट स्टोरीज का, दिल्ली गेसी। इट वाज पब्लिश इन 1978। कुछ मेजर वर्क्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इस पर भी आपको नजर डालनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात कर लेते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला 1990 में। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1990 में, वो भी नोवेल कौन सा? दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में इनको मिला पद्मश्री 2009 में, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कहा जाता है इसको। और ये इनका लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन था ना, उसके लिए इनको मिला। शॉर्ट लिस्टेड हुए ये हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए भी 2014 में फॉर हर नॉवल शेडो प्ले। एक्टिविज्म और प्रिंसिपल्स की अपन बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में ना एक बहुत ही वेल नोन बात है, जो लगभग लिटरेचर के स्टूडेंट जानते हैं, नहीं जानते तो आज सुन लीजिए कि रेजिग्नेशन फ्रॉम साहित्य अकेडमी 2015 हुआ क्या था। शशि देशपांडे ने ना, मतलब जो ये साहित्य अकेडमी है, इसकी जनरल काउंसिल का जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया था,
कि पूरा का पूरा अपना जो प्राइज मनी है वो रिटर्न कर दिया था। हालांकि ये जो इनका जो प्रोटेस्ट था ना, ये जो विरोध था ना इनका, ये था किस चीज़ का, अवार्ड वापसी जो एक आंदोलन था उसका हिस्सा था। और ये हुआ किस वजह से? एक कन्नड़ के राइटर थे एम कलबुर्गी, उनका असैसिनेशन हो गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसकी हत्या हो जाने पर भी अकेडमी जो है ना, उसकी चुप्पी जो थी ना, उसके विरोध में ये सब हुआ था। और ये कदम 2015 के अंदर उठाया गया था। उनके मेन कारण ये था कि मतलब ये लेखक थे, और लगभग बात है 30 अगस्त की, 30 अगस्त और 2015 की बात है ना। 30 अगस्त 2015 में क्या होता है, धारवाड़ के अंदर कुछ अटैकर्स आए और गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या करी उन्होंने? उन्होंने हत्या कर दी थी एम कलबुर्गी की। और वो एक ऐसे इंसान थे जो मतलब समाज की जैसे सुधारक, जैसे बोलते हैं ना, समाज में सुधार के लिए अपने विचार रखते थे। उन चीज़ों को शायद पसंद नहीं करा, या क्या रीज़न हुआ कि उनकी हत्या कर दी। और उनकी हत्या कर देने के बाद में क्या हुआ, ये जो साहित्य जो अकेडमी है, इन्होंने उसके ऊपर कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया, मतलब लंबी चुप्पी रही बहुत, मतलब दैट लॉन्ग साइलेंस यू कैन से। तो इस वजह से इन्होंने उसके विरोध में जो है रेजिग्नेशन दे दिया था साहित्य अकेडमी से। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं अपनी कहानी के कैरेक्टर्स को। लेकिन कहानी को समझने के लिए कैरेक्टर्स को समझना तो ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन सारे ही कैरेक्टर सामने कर लेते हैं। जया, जिनका नाम सुहासिनी भी है, दो नेम है। जया मेन कैरेक्टर है, नरेटर है स्टोरी की। सुहासिनी नाम इनके फादर ने इनका रखा था जया का। मोहन यहाँ मेल कैरेक्टर है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, राहुल और रति इनके बच्चे हैं, इन दोनों के बेटा और बेटी। एक बेटा और भी था जो एक्सपायर हो गया था पहले ही, मतलब हमारी कहानी शुरू हुई है ना उससे पहले। ठीक है, कामत और कुसुम है यहाँ पे कैरेक्टर। अभी जैसे जैसे आप कहानी को सुनते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ अलग से वर्ड जो है ना वो आपको सुनने को मिलेंगे। जो मराठी जानते हैं वो तो जान जाएंगे, लेकिन कॉमन पीपल जो है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर दादा जो शब्द यूज़ किया है वो बड़े भाई के लिए यूज़ किया है। दिनकर नाम है उनका, जो जया के बड़े भाई हैं। रवि भी इनका ब्रदर है लेकिन छोटा है। ठीक है, तो दादा ये बड़े भाई को बोल रही है, याद रखिएगा। अप्पा जो है ना, अप्पा ये बोल रही है अपने पापा को, फादर। ठीक है, आई, आई जो है वो इनकी मदर है, मदर को बोलते हैं आई। अज्जी जो है, ये यहाँ स्टोरी को पढ़ने के बाद में समझ में आया कि अज्जी जो है ना, ये इनकी दादी या इनकी नानी जो है वो है। या तो ये अपनी दादी को कह रही है, नानी को कह रही है। मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पे मैटरनल आंट नहीं लिखा हुआ ना, पैटर्नल आंट लिखा हुआ है, तो अज्जी लिखा है। अज्जी मीन्स ये दादी और नानी कुछ भी, कोई सी भी हो सकती है। सेम जैसे विनीता मामी यहाँ लिखा हुआ है, तो विनीता मामी जो है वो इनकी मामी, और मकरंद मामा जो है वो इनके मामा है। तो अंकल और आंटी की तरह यहाँ पे हम इनको ट्रीट करेंगे स्टोरी में। अज्जी जो है वो इनकी दादी माँ या नानी मान सकते हैं आप। आई जो है वो इनकी मदर हो गई, और अप्पा जो है इनके फादर हो गए, और दादा जो है वो कौन हो गए, बड़े भाई, ब्रदर। ठीक है, जीजा, मांडा और नैना जो है वो भी यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, तीन, जो स्टोरी के अंदर जैसे आप स्टोरी समझते जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कहानी पर आते हैं, यानी प्लॉट। देखिए पार्ट 1, क्योंकि 4 पार्ट्स की ये स्टोरी है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 2 ही पार्ट्स अपन डिस्कस करेंगे, 2 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना वीडियो, इस वजह से। तो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर स्टोरी जब शुरू होती है तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो जया है। हमारी जो कहानी शुरू होती है, प्रोटैगनिस्ट जया जो है वो बैठी हुई है लिखने के लिए। कहानी की शुरुआत मेन पार्ट से ही होती है, मेन कैरेक्टर से होती है। जया लिखने के लिए बैठी होती है। वो इस बारे में गहराई से सोच रही होती है कि लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि एक राइटर, एक पेंटर, और यहाँ तक कि एक संत बनने के लिए एक पर्सन हैज़ टू बी हार्ड एंड रूथलेस। एक इंसान को हार्ड और रूथलेस होना पड़ता है। यू कैन नॉट वरी अबाउट हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग। कि अगर आपको एक पेंटर बनना है, राइटर बनना है, या फिर सेंट बनना है, संत बनना है, तो आपको हार्ड होना पड़ेगा। आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि आपकी किसी भी बात से कोई इंसान जो है वो हर्ट हो रहा है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड और क्रिएट आर्ट, यू हैव टू स्टॉप केयरिंग अबाउट इंडिविजुअल पीपल। अगर आप चेंज करना चाहते हैं पूरे संसार को, हाँ, तो आपको स्टॉप करना होगा केयर करना किसी, मतलब पर्टिकुलर इंसान की, किसी की भी जो है। आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चिंता नहीं करेंगे तो आप एक पेंटर बन सकते, एक राइटर बन सकते, एक सेंट बन सकते।
ठीक है। जया फील्स दैट शी इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स। जया जो है ना उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मुझे पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं क्या लिखूं। लिखना शुरू करने वाली हैं ये, कुछ राइटिंग करने वाली है, विच इज स्ट्रेंज। ये चीज उसके लिए बहुत स्ट्रेंज हो रही है क्योंकि वो राइटर रही है। तो आज उसे शब्दों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज राइटिंग हैज ऑलवेज कम इजीली टू हर। उसके लिए हमेशा राइटिंग आसान रही है, लेकिन आज उसे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि वो क्या लिखें। जया बिगिंस टू लुक एट द फैक्ट्स ऑफ हर लाइफ। अब जया शुरुआत करती है अपनी जिंदगी के फैक्ट्स की तरफ देखने की। शी वॉज बॉर्न, अब यहाँ से शुरुआत होगी उसकी कहानी की। शी वॉज बॉर्न, हर फादर डाइड। उसका जन्म हुआ, उसके पिता की डेथ हो गई। शी वॉज 15, 15 ही साल की थी। मोहन से उसकी शादी हो गई, 2 उसके बच्चे हो गए, राहुल और रति। एक बच्चा और भी था उसका तीसरा, वो पहले ही एक्सपायर हो चुका है। ये उसका बेसिक बायोडाटा है उसकी जिंदगी का। खुद है, पति मोहन है, 2 बच्चे हैं हाल फिलहाल, राहुल और रति। एक बच्चे को वो खो चुकी है। ये उसका बायोडाटा है जिंदगी का। बट द स्टोरी रियली बिगन्स विद अ क्राइसिस। लेकिन कहानी की शुरुआत एक क्राइसिस से होती है, एक परेशानी से होती है, एक संकट से होती है। जया और मोहन हैव मूव्ड फ्रॉम देयर कंफर्टेबल वेल फर्निश्ड हाउस इन चर्च गेट। ये जया और मोहन है ना, ये चर्च गेट पे रहा करते थे पहले। बहुत ही वेल फर्निश्ड इनका हाउस था, बहुत अच्छे अपार्टमेंट के अंदर रहा करते थे, अच्छा घर था इनका। लेकिन उसके बाद इन्हें शिफ्ट होना पड़ा एक बहुत छोटे से डर्टी से फ्लैट के अंदर, जो कि दादर में था। याद रखिएगा, पहले चर्च गेट रहा करते थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस आ गया, मोहन की नौकरी पे बात बन गई थी, इसलिए इनको दादर वाले फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। दे हैव मूव्ड बिकॉज मोहन इज इन ट्रबल एट हिज जॉब, कि मोहन ट्रबल में था। और ये जो है ना, प्रॉब्लम क्या थी कि एक इंक्वायरी बैठी थी उसके वर्क के रिगार्डिंग, मोहन के वर्क के रिगार्डिंग। उसके ऊपर आरोप था कि उसने ब्राइब ली है, यानी रिश्वत ली है, या फिर वो इन्वॉल्व है किसी फाइनेंशियल माल प्रैक्टिस के अंदर, यानी उसने कोई ना कोई घपला टाइप कुछ हुआ है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है। अलोंग विद अ कलीग, एक कलीग और है जिसका नाम अग्रवाल है, उसके साथ मिला हुआ है जैसे ये। मोहन बिलीव्स दैट इफ दे हाइड अवे फॉर अ वाइल द ट्रबल विल पास। मोहन का ये विश्वास है कि थोड़े दिन के लिए अगर हम गायब हो जाते हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं, तो ये जो परेशानी है ये भी खत्म हो जाएगी। वो सोचता है कि एक बार मिनिस्टर बदल जाए, है ना, तो सारी चीजें जो है कूल डाउन हो जाएगी और हम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ सकते हैं। फ्लैट इन दादर इज डिप्रेसिंग। जो फ्लैट है ना दादर का, वो बिल्कुल निराशा से भरा हुआ है, यानी बहुत डिप्रेसिंग है। इट बिलोंग्स टू जयाज फैमिली। ये जया के परिवार से बिलोंग करता है फ्लैट। हर अंकल मकरंद मामा का फ्लैट है ये, बट इट हैज बीन नेग्लेक्टेड। लेकिन इसको नेग्लेक्ट ही किया गया है उनके परिवार के द्वारा, इस फ्लैट को। व्हेन दे क्लाइम द स्टेयर्स, जब वो स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, जया नोटिस करती है कि कचरा पड़ा हुआ है, सिगरेट जली हुई पड़ी हुई है, लाल लाल पान के थूके हुए जो धब्बे हैं वो दीवार पे पड़े हुए हैं। और इट इज़ ए शार्प कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द हैप्पी फैमिली लाइफ शी ट्राइड टू बिल्ड इन चर्च गेट। और ये बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट की तरह लगा उसको। जो अच्छा जीवन जो है, जो अच्छा खुशी वाला जो परिवार जो साथ में रह रहा था चर्च गेट वाले घर में, उससे बिल्कुल डिफरेंट था ये। इन चर्च गेट एवरीथिंग वाज अबाउट लुकिंग परफेक्ट, क्योंकि चर्च गेट वाला जो घर था उसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लाइक द हैप्पी फैमिलीज इन टेलीविजन, जैसा हम टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखते हैं, बिल्कुल वैसा परिवार था। बट हेयर इन दादर द अगली रियलिटी इज स्टेयरिंग देम इन द फेस। लेकिन यहाँ पर जैसे असलियत जो है वो उनके सामने आई हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए द मेटाफर ऑफ द बुलक्स। मेटाफर ऑफ द बुलक्स का मतलब है, जो बुलक का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ना, वो एक मेटाफर की तरह है, एक रूपक की तरह है। एज दे क्लाइम द स्टेयर्स टू द फ्लैट, जैसे ही वो फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जया को एकदम से अपनी शादी याद आ जाती है। कि 2 प्यार करने वाले लोगों को नहीं देखती वो जब उसको शादी अपनी याद आती है, तो इसके बजाय वो देखती है एक साथ जुते हुए बैलों की जोड़ी, ए पेयर ऑफ बुलॉक यॉक टुगेदर। एक साथ जुड़े हुए हैं, यॉक यानी जुता हुआ होना, एक यॉक होता है या जुआ जो लकड़ी का बना होता है, उससे 2 जानवरों को एक साथ बांधा जाता है ताकि वे एक गाड़ी को खींच सकें। तो जया को ऐसा रियलाइज होता है कि मैं और मोहन, मीन्स शी एंड मोहन आर लाइक दीज एनिमल्स, कि हम दोनों जो हैं वो बैल हैं और हम दोनों एक योग के साथ जुड़े हुए हैं, योग के साथ जुड़े हुए। और योग क्या है, वो उनकी शादी है। जो ये शादी का जो बंधन है ना, वो योग है। तो हम इस वजह से एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। यदि कोई एक अलग रास्ते पे जाने की कोशिश करता है ना, तो दूसरे को दर्द होगा, क्योंकि जुड़े हुए हैं। तो इसलिए रास्ते पे सेम पे ही हमें चलना पड़ेगा। अब
आगे आते हैं, बिकॉज दे आर टाइड टुगेदर, और अगर एक कोई जाने की कोशिश करेगा तो सब खराब हो जाए। इट इज़ सेफर एंड मोर कंफर्टेबल टू जस्ट फॉलो द पाथ, कि ये ज़्यादा सेफ रहेगा, एक दूसरे के साथ चलें। अब फ्लैट के अंदर की तरफ जाते हैं, एटमोसफियर टेंस है, मोहन ट्राई करता है अथॉरिटेटिव थोड़ा सा फील करवाता है कि जैसे घर का मालिक करता है ना, बोलते हुए आना, ऐसे कंप्लेन कर रहा है कि देखो इधर उधर कचरा फिरा हुआ है, गिरा हुआ है, उसे साफ कर दो। लेकिन जया कैन सी दैट ही इज स्केयर्ड, जया बहुत आराम से देख सकती थी, इजीली वो नोटिस कर सकती थी कि ये डरा हुआ है, ही हैज़ लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, क्योंकि उसकी जॉब के ऊपर बन गई है बात। ही लुक्स लाइक ए फ्राइटेंड मैन। अब वो कैसा दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है कि जैसे वो एक डरा हुआ आदमी है, हाइडिंग बिहाइंड ए वॉल ऑफ इंडिफरेंस। जया महसूस करती है दैट फॉर ईयर्स शी हैज़ फोर्ट अ साइलेंट गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट हिम। वो ये गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि छापामार युद्ध। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध होता है कि बिल्कुल एकदम चुपचाप बिना बोले एकदम से अटैक कर देना, दैट इज। तो जया ये चीज़ महसूस करती है कि मैं हमेशा से इसके लिए एकदम चुप रही हूँ, रिफ्यूजिंग टू गिव हिम टोटल कंट्रोल बट नेवर ओपनली रिबलिंग, खुले तौर पर मतलब विद्रोह नहीं किया कभी भी। ठीक है, आगे देखिए, द स्टोरी ऑफ द आर्मी वाइफ्स। आर्मी की जो वाइफ्स होती हैं, आर्मी में आर्मी मैन जो होते हैं उनकी जो वाइफ्स हैं, उनके बारे बारे में बात हो रही है। जय को याद आती है एक कहानी। वो याद करती है कि मोहन ने एक बार उसे एक कहानी सुनाई थी। दिल्ली में जो लेडीज थी ना, और उनके बच्चे जो कि मतलब आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो जमीन पर बैठे हुए थे। सेना के अधिकारियों के परिवार से थे वो बच्चे, उनके परिवार के, उनके फैमिली के थे वो लोग। अब वो बैठे हुए जमीन के ऊपर, कुछ तो हुआ था उनके साथ में, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था जासूसी का, और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। और जो लेडीज थी ना, वो जस्टिस की मांग कर रही थी। और इस सीन को देख के मोहन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गया था। वो कहता रहा कि हम जैसे लोग जया अगर ऐसी पोजीशन में पहुंच गए तो सोचो क्या होगा। और उस समय जया ने इस कहानी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा है कि ये एक अपशगुन था। जिस चीज को वो देख रही थी ना, वो चीज अब उसको समझ में आ रही थी। उस समय तो उसने कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि भाई वो तो कोई अपशगुन ही था। जस्ट लाइक दोज आर्मी फैमिलीज, जय और मोहन आज फेस कर रहे हैं सेम डिजास्टर। शेम भी मतलब शर्म भी, और डिजास्टर भी, परेशानी भी। मोहन डरा हुआ है उस स्कैंडल जो हुआ है उसकी वजह से। ही डिड व्हाट ही डिड, talking favor to provide a good life for his family, and now that very life is threatened। वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया, परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए किया, लेकिन इस समय जिंदगी कैसी हो गई? वो ऐसी हो गई जैसे कि एक धमकी से भरी हुई या परेशानी से भरी हुई, द टेम्पटेशन ऑफ सुसाइड। अब मोहन जब पहली बार जया को बताया कि अगर इंक्वायरी होगी तो क्या खतरा हो सकता है, तो जया याद करती है एक आदमी जो कि नायर के अंदर था। नायर नाम का मतलब एक आदमी था, उसको याद करती है। जया रिमेंबर्ड मैन नेम नायर। नायर नाम के एक आदमी को वो याद करती है। नायर एक ऐसा ऐसा आदमी था हु गोट इनटू सिमिलर ट्रबल, जो एकदम सेम ऐसी सिचुएशन में फंस गया था, लेकिन उसने ना सुसाइड कर लिया था अपने परिवार के साथ में, पूरे परिवार के साथ में। और अब ब्रीफ मोमेंट जया जो है ना, वो भी कल्पना करने लगती है इस चीज के बारे में, इमेजिन कर लेती है कि मैं, मोहन और मेरे बच्चे एक साथ बंधे हुए हैं एक रस्सी के साथ में, और जा रहे हैं समुद्र की तरफ डूबने के लिए, मरने के लिए। लेकिन शी थॉट इट वुड बी अ क्लीन एस्केप फ्रॉम द शेम। वो सोचती है कि भाई ये तो है ना पूरे तरीके से शर्मिंदगी से बचने का सही तरीका है कि मर जाओ सारे के सारे एक साथ। हाउ एवर शी क्विकली रियलाइज दिस वॉज ए फुलिश फैंटेसी। लेकिन जल्दी ही वो क्या रियलाइज कर लेती है कि ये तो मूर्खता से भरी हुई कल्पना है बस खाली। हर चिल्ड्रन वुड प्रोबेबली फाइट बैक, कि मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों मरना चाहेंगे। वो प्रोबेबली फाइट बैक करेंगे, और मोहन भी एग्री नहीं करेगा इस चीज के लिए। तो बोले ये तो शायद मेरी फैंटेसी है। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट जया fantasized about this, and she imagined herself, Mohan and the children tied together with a rope walking into the sea, die peacefully, she thought। ये सब चीजें वो सोच लेती है। अब एक्चुअली व्हेन शी मेंशन्ड द आइडिया ऑफ नायर टू मोहन, वो मोहन को जब ये बात बोलती है, तो मोहन जो है ना वो मतलब गुस्सा हो जाता है। ही कॉल्ड द आइडिया स्टूपिड। वो कहते हैं कि ये तो बहुत स्टूपिड आइडिया है। मोहन इज अ मैन हु वांट्स टू सर्वाइव, क्योंकि मोहन एक ऐसा आदमी था जो जिंदगी जीना चाहता था। इट डजंट हैव ए डेथ विश। मरने की इच्छा नहीं थी उसकी। ही प्लान्स टू फाइट, लड़ना चाहता था, छुपना चाहता था, और इंतजार करना चाहता था कि इंक्वायरी जल्दी से जल्दी खत्म हो। ही वॉन्ट्स टू प्रिटेंड दैट नथिंग इज रॉन्ग, और ये जताने की कोशिश करता है, ये बहाने बनाता है, इस तरह का माहौल बनाता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ।
दिस शो द डिफरेंस बिटवीन देम. जया सिक्स एस्केप while मोहन क्लिंग्स टू सोशल सर्वाइवल. ये चीजें दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है. जया बचना चाहती है, मोहन समाज के अस्तित्व से चिपका रहना चाहता है. क्लीनिंग द फ्लैट एंड द घोस्ट ऑफ कुसुम. अब यहाँ कुसुम के बारे में आपको पता लगेगा. दादर का फ्लैट जो है ना, फिल्थी, बिल्कुल एकदम गंदा. इट स्मेल्स द मिल्ड्यू. मिल्ड्यू का मतलब होता है फफूंदी लगी हुई. रोटिंग गार्बेज यानी सड़ा हुआ कचरा, उसमें से बदबू आ रही थी. मोहन इंसिस्ट दे क्लीन इट इमीडिएटली. मोहन जो है ना वो जोर देता है कि इसको जल्दी जल्दी साफ करो. जया क्लीन्स. शी इज हॉन्टेड बाय घोस्ट. जया साफ कर रही होती है और उसको ना घोस्ट सताते हैं. अब यहाँ घोस्ट जो है ना, ये पास्ट मेमोरीज है. पास्ट में जो उसे याद आती ना, पास्ट मेमोरी. घोस्ट यहाँ सच में भूत नहीं है. दीज आर नॉट रियल घोस्ट. देखिए आगे लिखा भी है कि ये वास्तव में सच में भूत नहीं थे, बट मेमोरीज ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू लिव देयर. बल्कि यादें थी उन लोगों की जो इस फ्लैट में पहले रहा करते थे. स्पेशली उसकी कजन कुसुम. कुसुम वाज अ ट्रेजिक फिगर. कुसुम एक ट्रेजिक फिगर है. शी वाज अ डिस्टेंट रिलेटिव. इसकी दूर की रिश्तेदार थी. किसकी? हमारी जो मेन कैरेक्टर जया, उसकी. और हु केम टू स्टे विद जया एंड मोहन. वो आती है जया और मोहन के पास में रहने के लिए व्हेन शी बिकेम मेंटली इल. जब वो दिमागी रूप से थोड़ी बीमार होती है तब. जया डिड नॉट रियली लाइक कुसुम. जया को कुसुम वास्तव में पसंद नहीं थी वैसे. शी फाउंड हर अनोइंग एंड डिप्रेसिंग. हमेशा उसको मतलब बेकार ही लगी, बट शी फेल्ट अ ड्यूटी टू हेल्प हर. लेकिन बीमार थी तो अपनी ड्यूटी फील करी इसने जया ने कि चलो ठीक है कोई नहीं, मदद कर देते हैं. मोहन हैड अपोज्ड. मोहन ने भी अपोज किया था, खिलाफ गया था इस चीज़ के कि तुम कुसुम को अपने पास क्यों रखना चाहती हो, क्यों अपना काम बढ़ा रही हो, क्यों अपना बर्डन बढ़ा रही हो. लेकिन जया ने उसे रोका. कुसुम वाज अ वुमन हु हैड बीन क्रस्ड बाय लाइफ. कुसुम एक ऐसी औरत थी जिसे जिंदगी ने कुचला हुआ था, परेशान किया हुआ था, दुखी किया हुआ था. शी हैड अ हस्बैंड. इसका भी पति था. हु डिडंट केयर फॉर हर. जिसे कभी इसकी परवाह नहीं करी. बच्चे थे. हु डिस्पाइज्ड हर. शी इवेंचुअली वेंट मैड. और धीरे धीरे बेचारी पागल हो गई एंड स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट हाइजीन एंड सोशल रूल्स. और पागल हो गई तो सोचो, आप पागल थी तो अपनी हाइजीन की या सोशल रूल्स की कहाँ से केयर कर लेगी या परवाह कर लेगी या ध्यान रख लेगी. तो जया को याद आता है ट्राइंग टू टीच कि उसने कोशिश करी थी एक दिन कुसुम को ये समझाने की फ्लश कैसे किया जाता है टॉयलेट में. फीलिंग ए सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बिकॉज शी वॉज सेन एंड क्लीन. आप उसको, जब उसे ये चीज़ याद आती है कि मैंने कुसुम को सिखाया था कि टॉयलेट में फ्लश कैसे किया जाता है, तो उसे ये लगता है कि मतलब वो कितनी सुपीरियर थी कुसुम से. इवेंचुअली कुसुम वाज टेकन बैक टू हर विलेज. और बाद में कुसुम को अपने घर वापस, गांव वापस ले जाया गया उसके भाई दिलीप के थ्रू. सोन आफ्टर कुसुम कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग इनटू अ ड्राई वेल. और थोड़े दिनों बाद में पता लगा कि कुसुम ने जो है आत्महत्या कर ली कुएं के अंदर, सूखे कुएं के अंदर कूद के. और कहते कि उसकी नेक जो है वो टूट गई थी. शी डाइड ऑफ ए ब्रोकन नेक. जया रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ कुसुम वाज बोर्न फॉर डिफीट. जया याद करती है इस चीज को. एकदम से उसको ध्यान आती है चीज कि कुसुम का जन्म हुआ था किस चीज के लिए? हार के लिए. वाइल हर ब्रदर दिलीप वाज बोर्न फॉर सक्सेस. जबकि उसके भाई जो है ना दिलीप, उसका जन्म हुआ था सक्सेस के लिए. कुसुम्स डेथ सर्व्स एज अ डार्क वार्निंग टू जया अबाउट व्हाट हैपेंस टू विमेन who cannot cope with the demands of their lives. उससे कुसुम को एकदम से है ना, सॉरी, कुसुम की डेथ की वजह से ना जया को एकदम से इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि औरतों की ज़िंदगी जो होती है ना किस तरह की भी हो सकती है. मीन्स वुमेन हु कैन नॉट कॉप विद द डिमांड ऑफ देयर लाइव्स. कि औरतें जो हैं, उन औरतों के साथ में जो अपनी ही लाइफ की जो डिमांड होती है उनका सामना जब वो नहीं कर पाती तो उनकी क्या हालत हो जाती है. अब सुहासिनी वर्सेस जया, ये एक ही बंदे का नाम, मतलब एक ही लेडी का नाम है. जया जिसकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, उसका नाम सुहासिनी भी था. और क्यों था और कैसे था और किसने रखा था वो करते हैं बात. देखो, वाइल क्लीनिंग द बाथरूम, बाथरूम को साफ कर रही थी ना जब, तब की बात है. उस समय पे जया सोचती है अबाउट हर टू आइडेंटिटीज, अपने दो परिचय के बारे में याद करती है. हर फादर नेम्ड हर जया. इसके पापा ने इसका नाम जया रखा था, विच मीन्स विक्ट्री, जिसका मतलब होता है विजय. हर फादर बिलीव्ड शी वुड ऑलवेज बी अ विनर. वो, इसके फादर जो है ना वो हमेशा ये सोचते थे कि ये हमेशा विजेता रहेगी. बट आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में मोहन ने इसको एक नया नाम दिया जिसका नाम था सुहासिनी. तो सुहासिनी नेम किसने दिया? इसके हस्बैंड ने. सुहासिनी मीन्स ए सॉफ्ट स्माइलिंग वुमन. सुहासिनी का मतलब होता है एक सॉफ्ट स्माइलिंग वुमन. दिस इज द वुमन मोहन वांटेड हर टू बी. ऐसी औरत जिसकी हमेशा से मोहन ने कल्पना की थी, जैसी औरत मोहन चाहता था. सुहासिनी इज द ब्यूटीफुल वाइफ, loving mother, mother who keeps the house clean and never questions her husband.
इजी बिल्कुल। जया रियलाइज करती है कि इसने 17 साल अपनी जिंदगी के निकाल दिए सुहासिनी बनते बनते कोशिश करते करते। शी हैज सप्रेस द रियल जया। कहीं ना कहीं उसने असली जया को कहीं दबा दिया, जो कि बहुत शार्प थी, एंग्री थी, क्रिएटिव टाइप की थी, टू फिट इनटू द रोल ऑफ द परफेक्ट वाइफ। एक परफेक्ट वाइफ बनने के चक्कर में इसने अपने आप को सप्रेस कर लिया। शी रिमेंबर्स हर नेबर कामत। इतने में उसे याद आता है अपने पड़ोसी कामत का। कामत था जो इनका पड़ोसी था जो जया से कहता था कि सुहासिनी नाम तुम्हें फिट नहीं बैठता, तुम्हें सूट नहीं करता, तुम तो जया ही सही हो, क्योंकि जिस तरीके की तुम दिखती हो, जैसा तुम्हारा व्यवहार है, तुम जया अच्छी हो, सुहासिनी नहीं। द स्टोरी ऑफ द क्रो एंड द स्पैरो। कोवे और स्पैरो, गौरैया की कहानी। जया सोचती है अपनी एक बचपन की कहानी के बारे में जो माँ सुनाया करती थी। द स्टोरी ऑफ द क्रो एंड स्पैरो। क्रो मेल है यहाँ पे, और जो स्पैरो है वो फीमेल है। और जो क्रो है वो मूर्ख टाइप का है। ये अपना घर बनाता है गोबर से, डंग से। जब बारिश आती है ना तो घर जो है वो बह जाता है। स्पैरो जो है ये थोड़ी समझदार है, अपने घर बनाती है किस चीज़ से, कुछ ऐसा जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे वैक्स हो गई, अलग तिनके हो गए, जो इस टाइप की चीज़ों से बनाती है। इसका घर सेफ रह जाता है, पानी से नहीं बहता है। तो स्टोरी में क्या होता है, द वेट एंड शिवरिंग क्रो कम्स टू द स्पैरोज डोर एंड बेग्स टू बी लेट इन। एकदम से कपकपाता हुआ भीगा हुआ क्रो जो है स्पैरो के दरवाजे पे आता है और उससे भीख मांगता है कि मुझे अंदर आने दो। स्पैरो कहती है, एक्सक्यूजेस देती है कि इंतज़ार करो, मैं बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, इंतज़ार करो, बच्चे को दूध पिला रही हूँ, इंतज़ार करो, बच्चे को नहला रही हूँ। फाइनली उसे आने देती है और उसे कहती है कि चलो आ तो जाओ, लेकिन तुम अपने आप को पैन पर गर्म कर लो। तो क्रो पैन पर गर्म होने के लिए बैठता है और जल जाता है, मर जाता है। जया रियलाइज करती है दिस स्टोरी इज एक्चुअली टेरिबल। ये जो कहानी है वाकई में बहुत टेरिबल है। इट टीचेस गर्ल्स टू बी लाइक द स्पैरो। ये सिखाती है कि लड़कियों को स्पैरो के जैसा होना चाहिए, सेल्फिश, होम प्राउड, सेफ इनसाइड देयर हाउसेस, कीपिंग द वर्ल्ड आउट, ऐसा होना चाहिए। इट टीचेस दैट इफ यू स्टे होम एंड लुक आफ्टर योर बेबीज यू आर सुपीरियर। ये चीजें ये सिखाती है, आप अगर घर पे रहते हो, अपने बच्चों की देखभाल करते हो, तो तुम सुपीरियर हो। जय ने भी तो ट्राई किया था ना स्पैरो बनने का, तो हासिनी, थिंकिंग इट वुड कीप हर सेफ, बट नाउ उसकी सेफ्टी जो है वो भी आज परेशानी में पड़ गई, यानी उसकी सेफ्टी भी जो है वो आज डेंजर में है। मॉर्निंग इन द फ्लैट, यानी फ्लैट की पहली सुबह है। जया दादर के फ्लैट के अंदर उठती है, पहली जो है ना पहली सुबह है उसकी। फॉर अ मोमेंट शी इज कंफ्यूज, यहाँ वो कंफ्यूज है, बट द फेमिलियर साउंड्स जो है वो उसको सुनाई पड़ते हैं। ट्रेन्स की आवाज़ आ रही है, फर्नीचर जो है, ओल्ड फर्नीचर जो है वो उनकी आवाज़ सुनती है, पुराने फर्नीचर जो है वो उनको देखती है। और मोहन वेक्स अप इन ए पैनिक, मोहन उठता है एकदम से, पैनिक हुआ और रखा है, फॉरगेटिंग वेयर ही इज, ये भूला हुआ है कि वो कहाँ पे है। हाँ, कि पहले जिस घर में रहता था उसमें नहीं है, आज उसकी पहली रात थी, अभी मॉर्निंग हुई है, वो भूल गया जैसे। दिस शोज हिज डीप एंजाइटी, ये ऐसे दिखाता है कि जैसे वो बहुत गहरी चिंता में है। दे फॉल इनटू अ रूटीन ऑफ साइलेंस, दोनों चुप हैं जैसे पहले हमेशा रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी एकदम चुप। दे आर वेटिंग फॉर द 12 days टू पास अंटिल देयर चिल्ड्रन, बस 12 दिन बीत जाने का इंतजार कर रहे हैं, जब तक कि उनके बच्चे राहुल और रति वापस नहीं आ जाते। दे हैव नथिंग टू डू इन चर्च गेट। जयाज लाइफ, जया की जो लाइफ थी ना वो चर्च गेट वाले घर के अंदर फुल थी एकदम, मतलब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता था उसको, जैसे सर्वेंट्स को मैनेज करना, क्लीनिंग द एक्सपेंसिव फर्नीचर, एक्सपेंसिव जो फर्नीचर रखा था उसको साफ करना, मील्स को ऑर्गेनाइज रखना। हियर देयर इज नथिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। शी फील्स अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे उसको कुछ आज़ादी सी फील हो रही थी। Without her gadget and her fancy home, she doesn't have to be the perfect housewife. जो गैजेट्स उसके पास में थे उस घर में, जो फैंसी घर था जो वो, उसके बिना यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है जैसे काम बिल्कुल कम है। और she doesn't have to be the perfect housewife. She realizes that she actually prefers this ugly bare flat to her beautiful home in Churchgate. The Churchgate home was full of things. Churchgate का घर भरा हुआ था। She and Mohan collected to show off their success. वो और उसका पति ऐसी ऐसी चीज़ों को वहाँ पर इकट्ठा करके रख रखा था जो उनकी सक्सेस को शो ऑफ करता था। दिस फ्लैट रिमाइंड्स हर ऑफ द ग्रैंड मदर अज्जीज होम। ये जो फ्लैट है ना ये अज्जी के घर की याद दिलाता है। दादी माँ या नानी माँ की बात कर रही है वो, कि उनके घर की याद दिलाता है, जो बिल्कुल बेअर्थ, सिंपल और हॉनेस्ट, एकदम सिंपल सा, एक खाली सरल ईमानदार टाइप का। नैना एंड द डिजायर ऑफ फॉर ए सन, नैना और बेटे की जो डिजायर होती है वो। स्वीपर है एक जिसका नाम है नैना,
ठीक है, स्वीपर है। कम्स टू क्लीन द फ्लैट, फ्लैट को साफ करने के लिए आती है। तो नैना जो है ना वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, उसके पास 2 बेटियां पहले से हैं और अब वो चाहती है कि बेटा हो, डेस्परेट है। वो जया से कहती है कि अगर उसको दोबारा से बेटी हो गई ना तो उसका पति जो है उसको फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। जया उससे कहती है कि तुम क्यों चाहती हो बेटा इतने बुरे तरीके से? तो वो कहती है भाई तुम्हें जब आदमियों से नफरत है, अपने हस्बैंड से इतनी नफरत है क्योंकि वो शराब पीता है, जब तुम्हें आदमियों से इतनी नफरत है तो तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? तो नैना जो है वो दिल तोड़ने वाला सा जवाब देती है, एक ऐसा जवाब देती है जिससे दिल टूट जाता है कि वाई गिव बर्थ टू ए गर्ल, मैं एक बेटी को जन्म क्यों दूं हु विल ओनली सफर बिकॉज ऑफ मैन, कि सारी जिंदगी बस वो सफर करती रहे। हाँ, नैना बिलीव्स दैट बीइंग अ वुमन इज ए कर्स, एक औरत होना जो है ना अभिशाप जैसा हो जाता है, ये लाइफ ऑफ सफरिंग, जिंदगी जो है सफरिंग से भर जाती है। शी वांट्स ए सन, वो एक बेटा चाहती है। इसलिए नहीं कि बेटे बेटे का कोई स्टेटस होता है, इसलिए क्योंकि आदमी के पास में इतनी ताकत होती है कि वो सफरिंग्स का रीजन बने, सफरिंग्स का रीजन बने। ठीक है, एक आदमी के पास में इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे लड़का हो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं चाहती, वो कहती है कि क्योंकि आदमी लड़के जो होते हैं ना उनके पास में सफरिंग को सहने के बजाय ना सफरिंग देने की पावर होती है। तो ये कन्वर्सेशन हाईलाइट करते हैं यहाँ पे थीम ऑफ जेंडर को नॉवेल के अंदर। ठीक है, ओके आगे देखिए, वेदर रिच लाइक जया और पुअर लाइक नैना, कोई भी हो, इस पावर ऑफ मैन की, इस एक्सपेक्टेशंस जो है ना पावर ऑफ मैन, इसके अंदर ट्रैप्ड होती ही होती है। मोहन्स चाइल्डहुड ट्रोमा, मोहन का चाइल्डहुड ट्रोमा जो है ये देखिए, टू फिल द साइलेंस इन द फ्लैट, फ्लैट के अंदर बिल्कुल साइलेंस है। अब इस साइलेंस को फिल करने के लिए मोहन स्टार्ट करता है बात करना। ही डजेंट टॉक अबाउट द फ्यूचर और हिज जॉब, वो भविष्य के बारे में बात नहीं करना चाहता, अपनी जॉब के बारे में बात नहीं करना चाहता, पास्ट के बारे में बात करता है। पहली बार जया देखती है डीप स्कार्स मोहन कैरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, पहली बार देखती है कि मतलब पास्ट का, बचपन का गहरा घाव जो है ना वो मोहन के अंदर था, कहीं ढो रहा था उसको वो। मोहन ग्रू अप इन पोवर्टी, मोहन गरीबी में बड़ा हुआ। वो जया को बिना छाते की बारिश में स्कूल जाना, स्कूल की फीस मांगने के लिए फादर को इंसल्टेड होते हुए देखना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ही टेल्स जया स्पेसिफिक स्टोरी अबाउट हिज मदर, अपनी माँ की कहानी बताता है कि वन नाइट, एक रात को उसके फादर आए लेट, और उन्होंने अपनी मम्मी ने क्या किया, उनकी मदर ने क्या किया, फ्रेश राइस जो है वो उनको दे दिए। ही रिफ्यूज टू ईट चिल्ड्रंस लिविंग व्हेन द फादर सेट डाउन टू ईट, जब फादर जो है बैठते हैं खाने के लिए तो उससे फ्रेश चटनी की डिमांड करते हैं। तो मम्मी जो है ना वो मना कर देती है कि भाई चटनी जो है ना वो तो नहीं है। तो गुस्से में आके पापा क्या करते हैं उसके कि वो हैवी ब्रास की प्लेट होती है जिसके अंदर वो खाना खा रहे होते हैं, उसको उठाते हैं और दीवार पे दे मारते हैं। ही डिडंट हिट हर, अपनी उसकी माँ को नहीं मारते लेकिन दीवार में मारते हैं। अब वो दीवार में मारते हैं तो ये किस चीज का साइन है? दिस इज अ साइन ऑफ वायलेंस। हाँ, वायलेंस ऑफ द एक्ट वाज टेरिफाइंग। ही स्टॉम्प्ड आउट, और एकदम से जैसे तूफान नहीं होता, तूफान की गति से एकदम से तेज निकलकर बाहर भाग जाता है। द मदर साइलेंटली पिक्ड अप द प्लेट, बेचारी चुपचाप से प्लेट को उठाती है, दीवार को साफ करती है और अपने बेटे को बोलती है मोहन को कि जा पड़ोसियों से जाके और चिल्ली लेके आ जा, मिर्ची लेके आ जा। और फिर वो चटनी बनाती है और अपने हस्बैंड के लौटने का वेट करती है। तो मोहन एडमायर करता है अपनी माँ को, यानी उसकी तारीफ करता है। जैसे कहता है कि गॉड शी वॉज टॉट वुमन वीमेन इन दोज डेज वर टफ, कहता है अपनी माँ के लिए कि भगवान वो बहुत ही सख्त थी और उस समय पे ना लेडीज सख्त हुआ करती थी। अब जया इंटरप्रिटेशन करती है मदर की, कि माँ के जया का जो इंटरप्रिटेशन है ना वो क्या है, यानी नजरिया क्या है जया का। तो जया डिसएग्री करती है मोहन से कंप्लीटली। वो जोर से नहीं बोलती ये बात कि हाँ मैं तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करती, वो ऐसा नहीं बोलती, बट शी डजंट सी टफनेस, वो टफनेस नहीं देखी आज तक उसकी माँ के अंदर, बल्कि वो कुछ ऐसा गहरा जानती थी जो उसके हस्बैंड भी नहीं जानते थे। हाँ, शी सीज डिस्पेयर, उसने हमेशा उसमें निराशा देखी थी। शी सीज, उसने देखी एक औरत जो कि क्रस्ट की गई है अपने फादर हस्बैंड के द्वारा। शी हैज नो वॉइस, एक ऐसी औरत देखी जिसके जुबान नहीं थी। हर साइलेंस वॉजंट स्ट्रेंथ, इट वॉज सरेंडर, उसकी चुप्पी जो थी ना, उस औरत की चुप्पी, वो उसकी मजबूती नहीं थी, वो क्या था, समर्पण था। तो जया जानती थी, जया कुछ ऐसा भी जानती थी जो मोहन नहीं जानता था, जानती थी कि उसकी माँ जो है एक्चुअली कैसे मरी। मोहन की सिस्टर विमला नाम था जिसका, उसने एक बार बताया था इसे एक सीक्रेट कि मोहन की माँ जो है ना वो इसलिए नहीं मरी क्योंकि वो बीमार थी, वो इसलिए मरी क्योंकि उन्होंने अपने आप से अबॉर्शन करवाने की सोची या करवाया।
अबॉर्शन करवाया। तो विमला ने जया को बताया कि एक बार क्या हुआ कि विमला ने देखा कि उसकी माँ के हाथों में आटा लगा हुआ है और उस आटे वाले हैंड से ही ना वो अपने फेस पे थप्पड़ मार रही है। विमला ने देखा अपनी खुद की मदर को, यानी मोहन की माँ को। तो जया को ये बात उसने बताई कि मैंने साइलेंटली किचन के अंदर देखा कि मम्मी खड़ी है आटे के हाथ और अपने मुंह पे थप्पड़ मार रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अब वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी वो, और बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। तो वो एक दाई के पास जाती है, मिडवाइफ के पास में, और कहती है कि भाई मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। और ये उस अबॉर्शन का जो प्रोसेस था ना, उसके अंदर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है और उसमें मौत हो जाती है। फैमिली इस चीज़ को कवर करती है और कोई भी कभी भी इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करा। मोहन रिमेंबर्स हिज मदर। मोहन तो हमेशा कैसे याद करता अपनी माँ को कि मेरी माँ जो है एक टफ वुमन थी, बहुत स्ट्रोंग लेडी थी। लेकिन जया जानती थी ना कि शी वॉज अ विक्टिम। हाँ, लिगेसी ऑफ साइलेंस, खामोशी की लिगेसी यानी विरासत। तो जया कनेक्ट्स मोहन मदर टू विमला। जया मोहन की माँ को विमला से जोड़ती है कि विमला की भी कमी उम्र थी। विमला ऑल्सो डाइड यंग, शी हैड एन ओवेरियन ट्यूमर, क्योंकि जी विमला को भी ओवेरियन ट्यूमर हो गया था। शी ब्लीड, वो इतना ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हुई, काफ़ी महीनों तक हुई। किसी को उसने बताया नहीं, दर्द में रही, और जब उसने बताया हॉस्पिटल लेके गए तो कैंसर जो है वो इतना ज़्यादा फैल चुका था कि लंग्स तक चला गया था, बहुत लेट हो गया था। तो जया वंडर्स वाई वीमेन सफर्स इन साइलेंस, कि क्यों औरतें चुप रहती है और चुप रहकर बिल्कुल सफ़र करती रहती है। मोहन की माँ ने सफ़र किया साइलेंस के अंदर, विमला ने सफ़र किया साइलेंस के अंदर, और जया इज ऑल्सो सफरिंग इन साइलेंस इन हर मैरिज। शी रियलाइजेज दैट दिस लॉन्ग साइलेंस इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट स्पीकिंग, इट इज अबाउट women suppressing their pain, their desires and their to keep the family टुगेदर। कि सिर्फ अपने घर को एक रखने के लिए, अपने परिवार को इकट्ठा रखने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा लेती हैं, अपने दर्द को दबा लेती हैं, चुप्पी ले लेती हैं। द शेल्टरिंग ट्री, ये शेल्टरिंग का मतलब सहारा देने वाला, आश्रय देने वाला, ट्री यानी पेड़, द शेल्टरिंग ट्री। जया को याद आती है एक एडवाइस, एक सलाह जो उसकी आंट ने दी थी, वनीता मामी है जो, उन्होंने दी थी। उन्होंने जब इसकी शादी हुई थी जया की, तो इसे कहा था कि जया याद रखो, पति जो होता है ना, हस्बैंड जो होता है ना, वो एक शेल्टरिंग ट्री की तरह होता है। और इस बात को उसने गांठ बांध लिया। ये आइडिया जो है कि हस्बैंड जो है वो प्रोटेक्ट करता है अपनी पत्नी को इस हार्श वर्ड से, ये जो कठोर संसार है, ये जो बेकार जो दुनिया है, इस दुनिया से बचा कर रखता है। इस पेड़ के बिना ना औरत की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक हो जाती है, बहुत ही बेकार हो जाती है। तो जया ने हमेशा इस रूल को फॉलो किया, 17 साल बिता दिए। शी वाटर द ट्री, इस पानी को, इस पेड़ को वो पानी देती रही, यानी इस रिश्ते को निभाती रही और जिंदा रही। इस रिश्ते को जीवित रखने के लिए धोखा, झूठ और सबमिशन सब कुछ इसने सहा। बट नाउ शी क्वेश्चंस दिस विजडम। ए शेल्टरिंग ट्री ब्लॉक्स द सन। आज लेकिन एक सवाल उठाती है अपनी अपनी इंटेलिजेंसी से कहिए, अपनी नॉलेज से एक सवाल उठाती है। क्या उठाती है? कि ये जो आश्रय देने वाला पेड़ है ना, जो छाया देने वाला जो पेड़ है ना, ये सूरज की रोशनी नहीं आने देता। नथिंग कैन ग्रो इन इट शेडो, इसकी परछाई के अंदर कुछ भी नहीं उग सकता। तो जया महसूस करती है दैट बाय रिलाइंग ऑन मोहन फॉर हर आइडेंटिटी एंड सेफ्टी, शी हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग हर सेल्फ। कि इसकी आइडेंटिटी, इसकी सेफ्टी के अंदर रहने की वजह से मैं खुद को ग्रो कभी नहीं कर पाई। एंड नाउ दैट द ट्री इज शेकिंग, और आज ये पेड़ भी हिल रहा है क्योंकि मोहन की जॉब जो है वो क्राइसिस में। तो शी इज इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड अलोंग विद हिम। पार्ट 2 पर आते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि फ्लैट के अंदर वही टेंशन बनी हुई है। जया और मोहन जो है दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जो इंक्वायरी है वो खत्म हो, या फिर मिनिस्टर है जो चेंज हो जाए, ताकि जो लाइफ है हमारी वो वापस से वैसी की वैसी हो जाए। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। जया रिफ्लेक्ट्स ऑन द अपार्टमेंट दे आर करंटली हाइडिंग इन। जया उस अपार्टमेंट में है जहाँ पे वो इस समय छिपे हुए हैं। हाइडिंग, अपने आप को छुपाए हुए तो है। इट इज नोन एज मकरंद मामाज प्लेस। ये मकरंद मामा की जगह के नाम से जाना जाता है। मकरंद मामा जया के मामा थे, मैटरनल अंकल। यहाँ क्लियर हो गया, देखिए, है ना, मैटरनल अंकल थे। ठीक है, तो अब अपन को पता लग गया है कि जो अजी की बात हो रही है वो नानी की बात हो रही है ना। मकरंद मामा जो है वो जया के मामा थे। ए मैन हर फैमिली कंसिडर्ड अ फेलियर, उनके घर के आदमी थे वो, उनको एक फेलियर की तरह घर वाले जानते थे। ही हैड डिफाइड हिज मदर, जया's ग्रैंड मदर, टू बिकम एन एक्टर। वो एक एक्टर बनना चाहते थे, मतलब इस वजह से ना दादी नानी जो है वो चाहती नहीं थी, तो इसलिए उनको फेलियर ही मानते थे। उन्होंने छोटे छोटे रोल किए फिल्म्स के अंदर,
और इसलिए उनको आउटकास्ट समझने लगे, फैमिली से बाहर का समझने लग गए थे। हाउएवर आफ्टर ही डाइड, और बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो फैमिली बिगन टू ग्लोरीफाई, बाद में उनकी तारीफ भी करने लगे, प्रिटेंडिंग दे हैड ऑलवेज सपोर्टेड हिम। ये चीज़ कहने लगी कि भाई हमने तो उसकी हमेशा सपोर्ट ही किया है। ये चीज़ मतलब बहाने बनाने लग गए। होता नहीं है, जीते जी तो बुराई करते हैं, मरने के बाद में क्या कहते हैं, भाई बंदा तो बहुत अच्छा था, वो वाली चीज़। द ऑनरशिप ऑफ द फ्लैट इज कॉम्प्लिकेटेड। अब फ्लैट का मालिक कौन है, ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी जटिल है। तो जया की जो मामी है ना, वनीता मामी, वो क्लेम करती है कि मकरंद मामा के क्लोज मैं ही थी एक जो उसका ज़्यादा अच्छा चाहती थी, तो ये उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। हाउएवर जया की जो माँ अज्जी जो सॉरी आई जो है, जया की जो मम्मी है यानी मकरंद मामा की जो बहन है, insisted it belonging to her side of the family. Eventually the flat was given to Jaya's dada, big brother, यानी जया के बड़े भाई को दे दिया था। मकरंद मामा ने फ्लैट उनके लिए छोड़ा, मामी तो ये बोली क्योंकि वही अकेली थी। हालांकि जया की जो माँ है ना, उसने जोर दे के कहा कि ये उनके परिवार का है, वो जो फ्लैट है वो जया के बड़े भाई जो है उनको दे दिया गया। और उन्होंने इन ए सीक्रेट कन्वर्सेशन, और फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब सीक्रेट कन्वर्सेशन क्या हुई कि जब वो अब्रोड गया ना दादा यानी बड़ा भाई जया का, तो वो ये फ्लैट जो है वो जया को गिफ्ट कर गया। क्यों? क्योंकि इसके बड़े भाई की जो वाइफ है वो भी यहाँ पे आके नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि यहाँ जो लोकेलिटी थी ना वो थी लोअर स्टार्टा टाइप की। सो वाइल मोहन बिलीव्स दे आर स्टेइंग देयर जस्ट बिकॉज इट इज़ अ फैमिली प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर यूज, वो लोग यहाँ पे इसलिए रुके हुए थे क्योंकि ये एक फैमिली प्रॉपर्टी थी। तो जया नोज दैट शी इज एक्चुअली द ओनर, जया जानती थी कि वो एक्चुअली इसकी ऑनर है। द फ्लैट इज फिल्ड विद द घोस्ट ऑफ मकरंद मामा, नॉट ए स्कैरी घोस्ट बट ए रिमाइंडर ऑफ द पास्ट। ये जो फ्लैट है ना उसके अंदर मकरंद मामा की यादें भरी हुई थी, तो यहाँ घोस्ट जो है वो मेमोरीज से ले लो आप, मैंने पहले भी बताया मेमोरीज, और वो भी कौन सी, पास्ट मेमोरीज। तो मकरंद मामा जो है उनकी यादें इसके अंदर भरी हुई थी, और भी लोग जो रह के गए हैं वो। अब एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रन, जय सोचती है अपने बच्चों के बारे में, राहुल और रति के बारे में, हु आर करंटली अवे ऑन ए हॉलीडे ट्रिप विद फैमिली फ्रेंड्स। वो फैमिली फ्रेंड्स हैं रूपा और अशोक, उनके साथ में ट्रिप पे गए हुए हैं बच्चे। ट्रिप वॉज अरेंज टू कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द टेंशन एट होम। ये ट्रिप जो है वो अरेंज इसलिए किया गया था ताकि बच्चे जो हैं वो इस टेंशन से दूर रहें, घर से दूर रहें। रति बेटी है जो कि कॉन्फिडेंट है, फिट्स इन इजीली। हाउएवर राहुल द सन, राहुल बेटा है, ये थोड़ा सा टेंशन लेने वाला सा बंदा है। ही हैज बिकम साइनिकल, विथड्रॉन, ही डिडंट वांट टू गो ऑन दैट ट्रिप, ये नहीं जाना चाहता था ट्रिप पे। मोहन वाज फ्यूरियस, मोहन गुस्से में आ गया। राहुल का मतलब इंटरेस्ट नहीं था वो इन लाइफ एंड हिज पुअर ग्रेड्स, तो राहुल के लिए थोड़ा सा गुस्से में रह था कि भाई ये ध्यान क्यों नहीं देता है, क्योंकि अच्छी जिंदगी जो है ना वो कहीं ना कहीं इमेजिन करता था मोहन उनके लिए। तो ही फोर्स राहुल, राहुल को फोर्स करता है कि जाओ ट्रिप पे जाओ तुम रूपा और अशोक के साथ में, बिकॉज दे आर अ वेल्दी सक्सेसफुल फैमिली, क्योंकि वो थोड़े रईस और कामयाब परिवार से बिलोंग करते थे। ऐसे लोगों के साथ में तुम रहोगे तो तुम्हारी भी लाइफ जो है वो अच्छी बनेगी। द काइंड ऑफ पीपल मोहन एडमायर्स, ऐसे लोग थे रूपा और अशोक जैसे लोगों को मोहन पसंद करता था। मोहन कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई राहुल डजेंट वॉन्ट टू बी लाइक दैम। मोहन इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि क्यों उसका बेटा जो है वो ऐसा नहीं बनना चाहता था। अब बारी आती है जीजा एंड द वर्किंग क्लास वुमन। जीजा एक वर्किंग क्लास की औरत है। दादर, लाइफ इन द दादर फ्लैट ब्रिंग जया क्लोजर टू द लाइव्स ऑफ आवर पुअर नेबर एंड सर्वेंट। ये जो दादर के फ्लैट में रहने से जया क्या होती है, गरीब जो पड़ोसी हैं, नौकर हैं, उनकी लाइफ की बिल्कुल क्लोज आ जाती है। जीजा उनकी नौकरानी है, एक सहनशील औरत है, कड़ी मेहनत करती है, शायद ही कभी शिकायत करती है। जीजा शराब से बर्बाद हो चुके परिवार को पाल रही है, क्योंकि उसका पति जो है ना शराबी था, उसकी डेथ हो गई। अब उसका एक सौतेला बेटा है, उसकी पत्नी है तारा, वो उनको पाल रही है। जीजा एक रियलिस्ट है, वो वेस्ट नहीं करना चाहती इमोशंस पे टाइम, तो वो जीने के ऊपर मतलब फोकस करती है। जया ऑब्जर्व करती है डिफरेंस अपनी खुद की लाइफ और जीजा की लाइफ से। जया चिंता करती है अबाउट एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स एंड हर हस्बैंड जॉब्स, वो भी उसके हस्बैंड की जॉब और उसकी खुद की जो प्रेजेंट जिंदगी है ना उसके लिए चिंता करती है। और जीजा जो है वो सिर्फ बेसिक सर्वाइवल्स के लिए चिंता करती है। वॉयलेंस, फीडिंग हर ग्रैंड चिल्ड्रन, कि अपने पोता पोती को क्या खिलाएगी, बस इस चीज़ की चिंता करती है। देयर इज ऑल्सो मांडा, यहाँ पे एक मंदा भी है, मतलब मांडा, मंदा, इसको आप किसी तरह से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, नाम है, ये जीजा की पोती है।
हु मिसेस स्कूल टू स्टैंड इन राशन, ये स्कूल नहीं जाती क्योंकि इसे राशन की लाइन में लगना है, केरोसिन और राइस जो है, केरोसिन ऑयल और राइस जो है वो उसे लेना है। जया इस चीज को महसूस करती है कि फॉर दीज वीमेन, कि इन औरतों के लिए लाइफ जो है ना एंडलेस साइकिल है भाई, प्रगरी की, एंड्योरेंस की। ये देख कितनी छोटी सी उम्र के अंदर बच्ची लाइन के अंदर लगी हुई है, तो जया इस चीज को महसूस करती है, एहसास कर लेती है। सहनशीलता का ना, मतलब औरतों की सहनशीलता का तो ये जो चक्र है ना, इसके तो कोई एंड ही नहीं है। और बिल्कुल खामोशी आ जाती है, मतलब उसके माइंड के अंदर, उसके पास खामोशी से छा जाती है, जिससे मतलब जया जो है आज ये कहिए सफर कर रही है। अब देखिए द प्रोसेशन एंड द साउंड ऑफ बॉम्बे, प्रोसेशन यानी जुलूस और साउंड यानी आवाज, बॉम्बे की आवाज़ें, और जो प्रोसेशन है वो, कि एक आफ्टरनून को जया और मोहन जो है वो बालकनी के अंदर खड़े हैं और देखते हैं कि कोई जुलूस निकल रहा है, मैन लोग जो है मार्च कर रहे हैं स्ट्रीट के अंदर। तो लोग जो है चुप है, लेकिन उनके बैनर जो है ना उनमें टोटल रिवोल्यूशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है बैनर जो उन्होंने ले रखे हैं, ऐसा लग रहा है रिवोल्यूशन के लिए निकले हुए हैं। लेटर दैट नाइट साइलेंस ऑफ द फ्लैट इज ब्रोकन, उसी रात को जो है वो चुप्पी जो है फ्लैट की थोड़ी सी टूटती है, नेबरिंग अपार्टमेंट की आवाज़ सुन के, यानी पड़ोस के अंदर एक अपार्टमेंट है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, एक आदमी जो है वो अपनी पत्नी को पीट रहा है। सुनते हैं वो आवाज़ आ रही है कि औरत जो है बेचारी चिल्ला रही है, माँ माँ ऐसे कर रही है, और आदमी जो है वो उसको पीट रहा है। द मैन डिमांड्स टू नो वेयर शी वेंट, वो आदमी जो है वो बार बार करे कि कहाँ गई थी तुम, कहाँ गई थी, कॉलिंग हर ए वॉर, उसको गंदी गाली देता है कि तुम गंदी औरत हो। तो मोहन सुनता है इस बात को और कहता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊं और इस आदमी को ना पीट दूं बहुत बुरे तरीके से, मतलब ऐसे करके गुस्सा करता है। तो जया सरप्राइज रह जाती है कि इसको गुस्सा आया। वो महसूस करती है कि मोहन इजंट रियली एंग्री एट द नेबर, ही इज एंग्री एट हिज ओन हेल्पलेसनेस। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पड़ोसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको गुस्सा आया क्योंकि ये खुद कैसा है, हेल्पलेसनेस है। ही फील्स लाइक ही हैज डन एवरीथिंग राइट। लेकिन मोहन हमेशा यही महसूस करता रहा कि उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है, कठिन मेहनत करी है। वो ये सोशल लैडर के ऊपर, ये सीढ़ी लेके जो ये ऊपर चढ़ा है ना, ये चीज़ें जो है गलत नहीं है। उसे ये लगता है कि मतलब फंसा हुआ है, मतलब ये इस समय उसे ये लगता है कि ये चीज़ अनफेयर है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। वैसे ठीक है कि मैंने अपने परिवार के लिए किया। द मेमोरी ऑफ जुहू बीच, जुहू बीच की मेमोरी के बारे में याद करती है। जया की डायरी है जिसमें उसने एंट्री कर रखी है कि कैसे वो जुहू बीच गए थे। उनकी याद के अंदर है कि वो एक कार के अंदर बैठे थे सारे के सारे, मतलब इसका पूरा परिवार। तो एक ग्रुप आता है बैगर्स का, बच्चे होते हैं, और वो कार के चारों तरफ घिर जाते हैं, यानी चारों चारों तरफ घेर लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि भूखे होते हैं तो देखते हैं कि राहुल और रति आइसक्रीम खा रहे हैं तो उनको घूर रहे हैं। रति ने तो इग्नोर कर दिया और राहुल ने जल्दी जल्दी खा लिया, जल्दी जल्दी खा गया कि ताकि देना ना पड़ जाए। तो एक भिखारी बच्चा नजदीक आता है बिल्कुल विंडो के, बहुत पैनिक है। जया क्या करती है, रोल अप करने लगती है कार की विंडो को, शट करने के लिए, बंद करने के लिए। लड़का चिल्लाता है, बच्चा चिल्लाता है, वो कहती है, वो सोचती है कि भाई मैं जो है वो इसको कार के शीशे को ऊपर चढ़ा लूँ ताकि ये बच्चा जो है वो डिस्टर्ब ना करे। राहुल भी चिल्लाता है कि मम्मी मत करो मत करो, इस तरीके से बोलता है। ये इंसिडेंट भी हॉन्ट करता रहता है जया को, डराता रहता है। इट रिप्रेजेंट हर एंटायर लाइफ स्ट्रेटेजी एक्चुअली, रोलिंग अप द विंडो टू शट आउट रियलिटी, यानी शीशे को ऊपर चढ़ा लो ताकि वास्तविकता का सामना ना करना पड़े। तो ये चीज जिंदगी की स्ट्रेटेजी को दिखा रहा है कि कैसे इसने बचने के लिए फेस ही नहीं करा प्रॉब्लम्स को। तो शी रियलाइजेज शी हैज बीन हाइडिंग फ्रॉम द ट्रूथ, कि सच्चाई से अपने आप को छुपाती रही है हमेशा और अपने परिवार को सेफ रखा, जस्ट लाइक शी ट्राई टू शट आउट द बेगर चाइल्ड, जिस तरीके से इसने वो भिखारी बच्चे से बचने के लिए अपनी गाड़ी के शीशे जो है वो ऊपर करे थे। मोहन्स मोटिवेशन, द क्रॉसवर्ड हाउस। मोहन को मोटिवेशन मिली थी एक बार क्रॉसवर्ड हाउस से। मोहन फिर से मतलब अपने पास्ट के बारे में बात करने लगता है, वो जया को एक कहानी सुनाता है। वो एक कहानी बताती है कि वो आज जैसा है ना वैसा क्यों है। तो कहानी उसे बताता है क्रॉसवर्ड हाउस की। जब मोहन एक गरीब लड़का था तो उसकी पढ़ाई का खर्चा एक अमीर बूढ़े आदमी ने उठाया था। एक दिन वो बूढ़ा आदमी मोहन को अपने बेटे की हाउस वार्मिंग पार्टी के अंदर ले गया। बेटे ने क्रॉसवर्ड में जीत के, पजल्स वगैरह जीत के पैसा कमाया था और घर बना लिया। पार्टी में मोहन के साथ में गंदा व्यवहार हुआ, जैसे कि नौकरों के साथ में होता है। ही वॉज मेड टू सिट इन ए डर्टी पैसेज, मतलब उनको उसको एक बहुत गंदी सी जगह पर बैठने के लिए बोला गया। बट फ्रॉम दैट स्पॉट उसने उसी टाइम पे एक चीज और देखी कि तीन औरतें आ रही हैं, अच्छे से ब्यूटीफुल, उन्होंने साड़ी पहन रखी है, परफ्यूम की उनके अंदर से खुशबू आ रही है और बहुत फ्लुएंट वो इंग्लिश बोल रही है। ये चीज है ना, दे लुक्ड कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट, ये चीज देखते ही उसको लगा कि ये कितनी कॉन्फिडेंट और कितनी एरोगेंट है।
ओके, टू द यंग पुअर मोहन दीज वीमेन रिप्रेजेंट सक्सेस। ये जो औरतें थी ये सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही थी मोहन की नजर में। दे वर एवरीथिंग हिज ओन लाइफ वाज नॉट। उस टाइम उसने डिसाइड कर लिया था कि इन दैट मोमेंट वन डे ही वुड बिलोंग टू देयर वर्ल्ड। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी इनकी दुनिया में शामिल होऊंगा, यानी मैं ऐसा बन जाऊंगा। तो जया को क्या कहता है कि पहले दिन जब मैं तुमसे मिला था ना और तुम मुझसे बात कर रही थी, सॉरी यू वर टॉकिंग टू योर ब्रदर, तुम अपने भाई से बात कर रही थी, तो यू साउंडेड सो मच लाइक दैट गर्ल। तुम बिल्कुल वैसे ही बात कर रही थी जैसे वो लड़की बात कर रही थी, यानी इंग्लिश में है ना। तो आई डिसाइडेड देन आई वुड मैरी यू। मैंने तब सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब जया को बिल्कुल एकदम शौक लग जाता है सुन के कि मोहन ने उसके लिए उससे शादी नहीं करी, बल्कि मोहन ने उससे इसलिए शादी करी है क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकती थी, क्योंकि वो कल्चर्ड थी, क्योंकि वो फिट थी उस इमेज के अंदर जिस इमेज को उसने बना रखा था अपने माइंड में। तो शी वॉज ए ट्रॉफी दैट प्रूव्ड ही हैड एस्केप्ड poverty। आगे चलते, द प्रपोजल एंड द एजुकेटेड वाइफ। जया याद करती है कि हाउ देयर मैरिज वाज अरेंज, कैसे उनकी शादी अरेंज हुई थी। उनके पापा, जिसे वो अप्पा बुलाती है, मर चुके थे, तो उनके अंकल उसकी जल्दी से शादी कर देना चाहते थे। इसके बड़े भाई जो है वो बीच में आते हैं। दादा, बड़ा भाई जो है वो जया से कहते हैं कि मोहन अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, अच्छी जॉब है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, तो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि उसे एक एजुकेटेड और एक कल्चर्ड वाइफ चाहिए। तो जया एग्री हो जाती है शादी के लिए, इसलिए नहीं कि मतलब उसे शादी करनी थी, बल्कि इसलिए कि वो मदर के कंट्रोल से बचना चाहती थी। पार्टली उसने ये सोचा नहीं था कि उसे आगे जिंदगी में क्या करना है, इसलिए उसने शादी कर ली। तो शी रियलाइज नाउ दैट शी एंड मोहन नेवर रियली न्यू ईच अदर। वो महसूस करती है कि वो और मोहन एक दूसरे को जानते नहीं थे। दे जस्ट स्टेप्ड इनटू द रोल्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लाइक एक्टर फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट। वो एक दूसरे के पति पत्नी बने और रोल निभाया हस्बैंड और वाइफ की तरह, ऐसे जैसे कि एक स्क्रिप्ट के अंदर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए रोल निभाते हैं। फर्स्ट उनका झगड़ा और ट्रेनिंग ऑफ अ वाइफ। जया याद करती है अर्ली डेज को, शादी के बिल्कुल शुरुआती दिनों को। शी वॉज न्यू, वो बहुत भोली थी, माँ नादान थी, नियम नहीं जानती थी। एक बार प्रेग्नेंट थी, खाना पकाने की जो स्मेल होती है ना, उससे उसको थोड़ा इलनेस फील हो रही थी, उसको अनईजी सा फील हो रहा था। तो उसने मोहन से पूछा, आज तुम खाना क्यों नहीं बना लेते, वाई डोंट यू डू द कुकिंग टुडे। उसने सुना था कि मोहन की माँ जो थी ना वो बहुत अच्छा कुकिंग करती थी, मतलब लोगों के लिए खाना बनाया करती थी। मोहन वॉज इंसल्टेड, ही रिटॉर्टेड। मोहन जो है ना ये सुनकर इंसल्टेड फील करता है, बुरा लगता है उसको। पलटकर कहा कि मेरी माँ बावर्ची नहीं थी, माई मदर वॉज नॉट अ कुक, बावर्ची नहीं थी। ही वॉज फ्यूरियस दैट जया वुड सजेस्ट ही डू वुमेन्स वर्क, और समझाता कि ये काम तो औरतों का काम होता है। तो जया लॉस्ट हर टेम्पर। जया अभी गुस्से में एकदम भर जाती है, उसके ऊपर चिल्लाती है, कहती है कि मतलब मैंने अपने मतलब जैसा वो अपने फादर के घर पे करती थी उसने वैसा ही रिएक्ट करा सेम। तो मोहन क्या करता है, मोहन उसको पलटकर जवाब नहीं देता, बल्कि चुप्पी जो है ना वो धार लेता है, साइलेंस ले लेता है बिल्कुल। ये चीज जो है ना, ये जो साइलेंस है ना, ये कहीं ना कहीं जया के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि वो बिल्कुल कई दिनों तक उससे बात नहीं करता। ये जो उसका चेहरा, चुप्पी वाला चेहरा जब वो देखती है ना, तो उससे वो डर गई, उस साइलेंस से डर गई। और उसने सोच लिया कि अगर मुझे अपनी शादी बचानी है ना, तो मुझे अपने गुस्से को दबाना होगा। वो सीख गई इंतजार करना, वो सीख गई जल्दी जल्दी बटन लगाना, वो सीख गई कि कभी भी क्वेश्चन मुझे नहीं करना। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया, एक सबमिसिव वाइफ की तरह बन गई, जैसा कि उसका पति चाहता था। सप्रेसिंग हर ओन पर्सनैलिटी, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को दबा लिया। शी कॉल्स दिस प्रोसेस कटिंग हर सेल्फ अप। इस प्रोसेस को वो कटिंग हर सेल्फ अप कहती है, जो कि एक मोल्ड में उसको ढाल देता है। मोहन का प्यार अपने परिवार के लिए, जिस जब वो उस चीज को याद करती है तो क्या बताती है कि द नरेटिव हाईलाइट्स द डिफरेंस इन हाउ मोहन ट्रीट हिज बर्थ फैमिली वर्सेस हिज ओन चिल्ड्रन। कि मोहन अपने परिवार से और अपने खुद के बच्चों से किस तरह से प्यार करता था। मोहन इज ऑब्सेस्ड विद हिज ड्यूटी टुवर्ड हिज ब्रदर वसंत एंड हिज नीज रेवती। मोहन को अपने भाई वसंत और उसकी बेटी रेवती, यानी भतीजी जो है रेवती, उससे ज्यादा प्यार था। वो पैसे जो है ना रेगुलरली भेजा करता था, रेगुलरली उनके पास पैसा भेजा करता था। जया ने नोट किया कि मोहन सीम्स टू लव हिज नीज रेवती मोर देन हिज ओन सन राहुल। राहुल से भी ज्यादा वो अपनी भतीजी से प्यार कर रहा है। जया एक सीन याद करती है जब रेवती ने ना अपने फादर को, वसंत को डांटा था कि तुम चाचा से पैसे क्यों लेते हो, मोहन से पैसे क्यों लेते हो। तो मोहन ने ये चीज देखी और वसंत जो है कन्वर्टेड हिज डॉटर। मोहन क्रेव दैट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली लव। मोहन अपने प्यार परिवार से बहुत प्यार करता है, बट ही डजंट हैव
इट विद हिज ओन मॉडर्न डिस्कनेक्टेड चिल्ड्रन। ये चीज उसको याद आती है। मोहन उस तरह से मतलब उस पारिवारिक प्यार के लिए तरसता है, लेकिन उसके पास अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं था। मतलब अपने बच्चों के साथ में इस तरीके का प्यार जो है ना, वो उसने कभी नहीं दिखाया। नीलिमा एंड द घोस्ट ऑफ कामत। जया इज विजिटेड बाय नीलिमा। जया के पास में नीलिमा आती है। सॉरी। नीलिमा एक टीनेज बच्ची है जो कि नेबर मुक्ता, यानी मुक्ता की बेटी है। मुक्ता इनके पड़ोस में रहती है, उसका नाम है नीलिमा। शार्प टंग की है, अपने आप को क्रो बोलती है क्योंकि थोड़ी सी डार्क है उसकी स्किन, है ना, ऑब्जर्वेंट, चीज़ों को बहुत गौर से देखने वाली है। नीलिमा उनके ऊपर वाले अपार्टमेंट का जिक्र करती है जहाँ कामत नाम का आदमी रहता था। कामत अब मर चुका है, लेकिन उसका नाम जया के लिए मेमोरीज के अंदर है, क्योंकि जया की मेमोरी के अंदर कामत भरा हुआ है। कामत वही है जिसके बारे में बात की थी पहले भी। कामत जया की लाइफ से एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की तरह है। नीलिमा मेंशन दैट द न्यू गर्ल लिविंग इन कामत फ्लैट इज स्कियर्ड ऑफ हिज गोस्ट। वो कहती है कि कामत के फ्लैट के अंदर एक लड़की रहती है, वो कामत के गोस्ट से डरती है। तो जया सोचती है कामत का गोस्ट जो है ना, वो ऊपर नहीं है, गोस्ट तो मेरे साथ ही रहता है, मुझे डराता रहता है, हमेशा मेरी यादों में आता रहता है। मीन्स ये जो गोस्ट है, ये मेमोरी है, पास्ट मेमोरी, हंटिंग हर थॉट्स। कि कामत जो है उसका गोश्त ऊपर नहीं रहता। जयाज फेल्ड राइटिंग करियर। अब अपने फेल्ड जो राइटिंग करियर है उसको वो याद करती है। मोहन ट्राइंग टू बी हेल्पफुल सजेस्ट दैट जया शुड लुक फॉर अ जॉब। उसको सलाह देता है उसका पति कि तुम भी कोई जॉब कर लो ताकि फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाए। ही सजेस्ट कि तुम एक मैगजीन में लिख सकती हो। दिस क्रिएट ए कन्फ्लिक्ट इन जया। ये चीज़ है ना, जया के माइंड के अंदर कन्फ्लिक्ट ले आता है, एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। मतलब कि मोहन ने पहले कभी भी नहीं चाहता कि वो काम करे, वो ऐसी पत्नी चाहता था जो घर पे रहे। अब वो सजेशन दे रहा है कि भाई, क्योंकि पैसे को लेकर थोड़ा टेंशन है, डेस्परेट है। तो जया सोचती है अपनी राइटिंग के बारे में। शी यूज टू राइट ए कॉलम कॉल्ड सीता। सीता के नाम से एक कॉलम लिखा करती थी मैगजीन के अंदर, जो कि ह्यूमरस टाइप का होता था। लेकिन वो क्या महसूस करती है कि सीता जो मैं लिखती हूँ ना, वो एक झूठ है वैसे। उन कॉलम के अंदर वो अपनी लाइफ को दिखाती थी फनी, मैनेजेबल। शी हाइड पेन, पेन को छुपाती थी, एंगर को छुपाती थी, एंड द लॉन्ग साइलेंस। शी हैड डिसाइडेड टू स्टॉप राइटिंग। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये सीता वाला जो कॉलम है ना, ये तो मैं नहीं लिखूंगी। बिकॉज शी कैन नो लॉन्गर फेक दैट हैप्पीनेस। क्योंकि वो ज़्यादा फेक, ज़्यादा झूठ नहीं लिखना चाहती थी। यानी पहले वो लिखा करती थी, जिस कॉलम का नाम सीता है वो लिखा करती थी, लेकिन फिर उसने लिखना छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर वो झूठ लिख रही थी, तो उसका मन जो है वो गवाही नहीं दे रहा था। द ड्रीम ऑफ बींग लेफ्ट बिहाइंड। जया फॉल्स asleep, है ना। अ, जया जो है वो सो जाती है और उसको एक बुरा सपना आता है, नाइटमेयर। अपने सपने में वो पता क्या देखती है कि वो और मोहन चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन अचानक ही है ना, ही वॉक्स अहेड। एकदम से वो आगे निकल जाती है और वो पीछे छूट जाता है। मतलब जो इसका हस्बैंड है ना, आगे निकल जाता है और ये पीछे ही रह जाती है। उसे अजनबियों से भरे घर में से गुजरना पड़ता है, सपना है। और जैसे अजनबी है, चारों तरफ स्ट्रेंजर ही स्ट्रेंजर है, और वो अपने आप को पैरालाइज्ड फील कर रही है, जैसे उसको पैरालिसिस हो गया हो। अपंग सी फील कर रही है वो अपने आप को। जैसे लकवा लग जाता है ना, उस तरीके से। ना तो बोल पा रही है, ना हिल पा रही है, ना बोल पा रही है, मतलब कुछ नहीं। मोहन अपीयर्स इन द रूम एंड टेल्स हर टू हरी बिकॉज द टैक्सी इज वेटिंग। मोहन कमरे में दिखाई देता है और उसे जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि टैक्सी जो है ना वेट कर रही है। लेकिन जया जानती है कि बहुत देर हो चुकी है, वो हिल नहीं सकती, घबरा जाती है। सपना चल रहा है, सपने में मतलब ऐसे हो रहा है मोहन आया है कि टैक्सी वेट कर रही है, चलो, लेकिन ये हिल नहीं पा रही है, मतलब इस तरीके से घबराहट में जागती है, महसूस करते हुए कि सपना उसकी लाइफ का मतलब एक तरह से लाइफ को प्रेजेंट करता है, उसकी लाइफ को सिंबलाइज करता है। शी इज़ पैरालाइज्ड बाय हर साइलेंस। कि वो सच में पैरालाइज्ड हो चुकी है अपनी साइलेंस की वजह से, इनएबिलिटी की वजह से, कि कुछ कर नहीं सकती। वाइल लाइफ इज मूविंग ऑन विदाउट हर। जबकि जिंदगी जो है ना, वो तो दौड़ रही है, चल रही है। मोहन वेक्स अप एंड कंफर्ट हर। मोहन जागता है, उसे दिलासा देता है, लेकिन अभी भी डर जो है ना वो बना हुआ है। द सेक्शन क्लोजेस विद द ऑप्रेसिव रियलाइजेशन दैट देयर ओल्ड लाइफ इज गॉन एंड दे आर बोथ लॉस्ट। कि ऐसे लगता है, उसने सोचा है मतलब ये चीज़ कि वो सपने में है, एकदम से आता है, उसको जगाता है, दिलासा देता है, लेकिन अभी भी डर बना हुआ है। ये जो सेक्शन है ना, ये इस फीलिंग के साथ में ख़त्म होता है कि उनका जो अभी पुराना लाइफ है वो अभी भी चल रहा है, कि दोनों के दोनों ही है ना,
ये खो गए हैं। तो 2 हमने पार्ट से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, 2 और अभी हम करेंगे। टू बी कंटिन्यूड ना। लाइक कर दो इसके लिए, नेक्स्ट जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।